करते हैं। अविनाश ने विपिन से 8,000 अधिक निवेश किए और विपिन ने चारू से 5,000 अधिक निवेश किए। 45,000 रुपए के कुल लाभ में अविनाश को प्राप्त होगा, यानी अविनाश को कितना रुपया प्राप्त होगा, कितना में टोटल 45,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, एक अविनाश है, विपिन है, चारू है। कौन? अविनाश, ए फॉर अविनाश, बी फॉर विपिन और सी फॉर चारू। ठीक है, कह रहा है क्या कर रहा है इसमें, अविनाश ने विपिन से 8,000 रुपए अधिक निवेश किया और विपिन ने चारू से 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। अब देखिए अगर यहाँ देखिए ये भी 3 जीरो है, ये भी 3 जीरो है, सब में से 3 जीरो हमने आसानी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी होगा। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, मान लीजिए चारू अगर 100 रुपया निवेश करता है तो अविनाश यानी क्या कर रहा है, अविनाश ने विपिन से, विपिन के बारे में क्या कर रहा है, विपिन ने चारू से 5 अधिक निवेश किया। यदि चारू अगर 100 रुपया निवेश करता है तो विपिन कितना निवेश करेगा, x + 5। और अविनाश का बात क्या है, अविनाश विपिन से 8 अधिक निवेश करता है। अगर विपिन x + 5 निवेश कर रहा है तो अविनाश कितना निवेश करेगा, x + 13। x + 13 क्यों? क्योंकि इससे यह 8 ज्यादा है। अब कह रहा है कि टोटल कितना निवेश किया, यदि एक व्यवसाय के लिए इतना रुपया निवेश किया, टोटल कितना 75 रुपया निवेश किया। यानी कहने का मतलब x + x + x यानी 3x प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 8, 3x + 18 बराबर कितना, 75 रुपया निवेश कर रहा है। यानी 3x बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये 18 माइनस में चला जाएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 10 7, 18 माइनस में आ जाएगा तो 7 और ये आ जाएगा 6 6 में से एक जाएगा तो 5, 57। 3 से काटिएगा तो 57 कट जाएगा, 3 का 3 और 3 नंबर 27 यानी 19 मरते। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 19। यानी चारू कितना निवेश किया था तो 19 रुपया। विपिन का बात किया जाए तो 19 प्लस 4 5 कितना हो जाएगा, 24 रुपया। और अविनाश का बात किया जाए तो 19 + 13 हो जाएगा आपको 32 रुपया। ये इसका निवेश का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि 45 रुपए के कुल लाभ में अविनाश को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। टोटल पैसा उसका इन्वेस्टमेंट पता चल गया, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में उसका क्या करता है, पैसा करता है। यानी 32 24 और 19 को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 4 13, 13 2 15 के 5 हासिल 1 3 2 5 5 1 6 1 7 यानी 75 यूनिट। यानी 75 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 45। 75 यूनिट का वैल्यू 45 दिया गया। यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 45 बटा कितना, 75। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अविनाश को कितना प्राप्त हुआ। अविनाश ने कितना यूनिट लगाया था, 32 यूनिट, तो उसको 32 रुपया प्राप्त हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 45 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई कितना, 32। 5 से काटिया 5 नंबर 45, 5 से कट जाएगा 5 1 5 और 7 2 50 25 यानी 15 मरते। 3 से काटिया 3 3 9 3 5 15 यानी 5 ऊपर आ जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 3 3 9 यानी 96/5। ये तो आ गया। अब हमको क्या किए, हमने क्या किया था, ऊपर से 3 जीरो हटा दिए थे, सब में से 3 जीरो हटा दिए थे। यानी रिजल्ट अब जो भी आएगा उसमें 3 जीरो को हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी 96 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कितना, 3 0 1 2 3। इसको काटिया 5 से कर जाएगा, 5 दूना 10 2 मरते यानी 0 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 9 दूना 18 19 यानी 19 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राकेश ने एक वॉशिंग मशीन 6,575 में बेची और उसे 25% का नुकसान हुआ। 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मशीन को किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखिए जब इतना में बेचता है तो उसको क्या होता है, 25% का नुकसान। यानी वो बेच कितना रहा है, 75% पे। ये 75% का वैल्यू कितना दिया गया, 6,575। 6,575 75% का वैल्यू। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ये आ जाएगा 6,575 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 75। ये आ गया 1%। हमको क्या करना है, 32% का प्रॉफिट चाहिए। यानी 1% का वैल्यू इतना है तो 32% यानी 132% बराबर हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। यानी 132 6 5 7 5 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 132। बस इसको सॉल्व कर देना। अब इसको क्या चीज से काट दीजिए, 25 से काट दिया था, 25 के 75 3 मरते आसानी से कट जाएगा। 25 से काट रहे हैं 25 ये कट जाएगा आपको कितना मरते, 25 गुना 50 50 बच रहा है कितना, 50 यानी 157 यानी 157 यानी 6 मरते लगाएंगे तो 150 और फिर आ जाएगा कितना, 3 मरते यानी 600 263 मरते कट जाएगा। 3 से इसको काटिएगा 132 3 को 12 3 को 12 44 मरते यानी 263 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 44 को आप लिख सकते हैं 4 गुनी 11 4 गुनी 11 यानी सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 263 को हम क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं, पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं 3, इन दोनों का जोड़ 6 3 9, फिर इन दोनों का जोड़ 6 2 8, फिर यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा 2 8 9 फिर आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 12 जूनियर डिजिट 2 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। यानी ये आंसर आ जाएगा 11572 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लिख क्या रहा है, इस बात को 3 से हम आसानी से काट सकते हैं। देखिए 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 नंबर 27 91 91 मरते। ठीक है, ये देखिए इसको हम क्यू रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, ये सीख लीजिए। यहाँ पे यहाँ लिखा 2197 हमको क्यू रूट लगा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे जब किस 3 को पीछे से 3 अंक को कॉमन लेंगे, देखेंगे ये 7 किसका, क्यू का लास्ट डिजिट 7 आता है। तो 3 का क्यू होता है 3 3 9 9 27, 3 का क्यू का लास्ट डिजिट 7 आता है। इस देखेंगे 2 को किसके क्यू के बीच में आता है, तो 1 और 2 यानी 1 और 2 यानी एक छोटा वाला लेंगे। यानी इसमें क्या हो सकता है 13, इसका करेक्ट क्यू रूट आ जाएगा कितना 30 यानी इसको क्यू रूट से बाहर निकालेगा तो ये आ गया 30। अब इसको सॉल्व कीजिए 91 माइनस कितना दिया गया 19 मल्टीप्लाई 7 प्लस कितना 30, बस इसको सॉल्व कर देना। ये कितना हो जाएगा 91 माइनस 1953 से 153 1933 से 133 1933 से 133 प्लस 13 आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे 3 1 4 यानी
3 1 4 9 1 10 104 माइनस 133 यानी माइनस कितना आ जाएगा -29 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए लिख रहा है 10 प्रक्षेपणों का औसत दिया गया 46 बाद में पाया गया कि एक प्रक्षेपण को त्रुटिवश 142 के स्थान पे 42 पढ़ के आ गया। सही देखिए एक्चुअल उसका वैल्यू कितना था 142 लेकिन हमने 142 न पढ़ के उसको कितना पढ़े 42 यानी एक्चुअल से कितना कम पढ़े एक्चुअल से कितना कम पढ़े यानी 100 यूनिट कम पढ़े। या 100 यूनिट कम पढ़े तो अब एवरेज में तो 100 का वृद्धि होगा यानी 100 को कितना व्यक्ति में बांटना होगा 10 व्यक्ति में बांटना होगा यानी कितना सबको 10 अंक मिलेगा यानी एवरेज में क्या होगा 10 का वृद्धि हो जाएगा। पहले एवरेज 46 था तो अब नया एवरेज कितना होगा 46 प्लस 10 यानी 56 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से कॉमन ना हो। देखिए इसमें देखिएगा तो 11 7 77 लिख सकते हैं 11 गुने 7 और इसको देखिएगा 363 को 363 अगर आप काटिएगा तो 11 गुने 33 363 आता है 11 गुने 33 यानी इसमें क्या आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है यानी यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना हो नो कॉमन ठीक। यहाँ देखिए अब देखिए ये देख लेते हैं ये इसको 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 7 49 और 455 को लिख सकते हैं कितना 7 × 65 7 × 65 यहाँ भी 7 कॉमन आ रहा है यानी ये भी संख्या सह अभाज्य नहीं होगा यानी ऑप्शन सी कैंसिल। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते देखिए ये कट जाएगा तो 13 चौको 22 यानी 4 गुने 13 और इसको काटिएगा ये 4 गुने 6 6 4 के 24 यहाँ कितना आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है यानी ये भी संख्या सह अभाज्य नहीं होगा यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9 81 इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 यानी 16 यानी ये संख्या इसमें कोई कॉमन नहीं। ऐसे भी देखिए ये ऑड इवन है ये ऑड है ये ऑड है और ये इवन है ऑड और इवन में कॉमन नहीं हो सकता है ठीक है यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए ये भी ऑड था ये भी ऑड था तो इसमें कॉमन चेक कर सकते थे यहाँ ऑड है ये भी ऑड है यहाँ कॉमन हो सकता है यहाँ इवन है यहाँ इवन है तो कॉमन हो सकता है लेकिन चेक करेंगे यहाँ क्या कर रहा है ऑड और इवन यहाँ कॉमन नहीं हो रहा है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए यह क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 11,550 की राशि उधार ली ठीक जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रण का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया। क्या कर रहा है 2 बराबर किस्त यहाँ ये इंपॉर्टेंट है 2 बराबर किस्तों में उसने क्या किया ब्याज का इन्वेस्टमेंट किया जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष के अंतिम तिथि में किया गया। यदि ब्याज की गणना हर समान शेष राशि पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज पे दिया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/10 यानी उसने 10 रुपया लिया था अगला साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 11 रुपया एक साल में। अगला दूसरा साल अगर पहुंचेंगे तो वो 10 रुपया कितना 100 हो जाएगा 10 का 100 और ये कितना इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 121 रुपया 121 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि ये कितना ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 बराबर किस्त ये वाला किस्त और ये किस्त दोनों बराबर होने के लिए नीचे 121 है इस 11 को 121 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसानी से चेंज हो जाएगा 121 में ये 10 चेंज हो जाएगा कितना 110 और यहाँ से ये 11 चेंज हो जाएगा कितना 121 यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आता तो 210 रुपया का और टोटल अगर हमको किस्त के साथ कितना देना पड़ता तो 2 4 1 1 2 242 रुपया टोटल किस्त देना पड़ता। यानी यहाँ पे क्या करा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था यानी टोटल उसने कितना पैसा दिया था यानी 11,550 यानी 210 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 11,550 यहाँ से जब इसको काटिएगा यहाँ पे कट जाएगा कितना मरते 55 मरते यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया 55। तो पूछ रहा है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है एक किस्त में 121 रुपया देते थे यानी प्रत्येक किस्त 121 दे रहे हैं यानी एक यूनिट का वैल्यू 56 है तो 121 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई 55 121 में 55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको कितना आ जाएगा 55 से मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट 5 यानी 6655 इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा 6655 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है वर्तमान जनसंख्या इतना है तो कितने वर्ष में वह जनसंख्या इतना हो जाएगा। देखिए अभी परसेंट जनसंख्या कितना है 10 00 000 ठीक है और यह क्या कर रहा है 15% की दर से बढ़ता है तो 1 + 15/100 कर देंगे। पूछ रहा है कितने समय में मान लीजिए टी टाइम में कितना हो जाएगा 15 20 875 15 20 875 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 115/100 115/100 के पावर टी बराबर कितना आ जाएगा 15 20 875 यहाँ देखिए नीचे देखिए ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 यानी यहाँ देखिएगा तो कितना 100 200 300 यानी नीचे क्या लिख सकते हैं 100 के पावर 3 नीचे 100 के पावर 3 जब इसको डिवाइड किया जाए तो ये कितना 115 का क्यू है कितना 115 का क्यू यानी ये सारा क्यू आ जाएगा यानी टी का वैल्यू कितना आ गया 3 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 3 वर्ष यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लीजिए लिख रहा है
एक कक्षा में 180 विद्यार्थी है, ठीक है, जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझना पड़ेगा। क्या करा है, जिसमें 70% लड़के, यानी टोटल अगर बॉय और गर्ल का रेशियो देख लेते, गर्ल कितना है, गर्ल अगर 70% है तो बॉय कितना होगा? आप देखिएगा तो 30%, यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3, यानी गर्ल कितना होगा? 7, तो बॉय कितना होगा? 3 यूनिट। और टोटल कितना करें? 180 है, यानी 7 3 10, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 7 और 3 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 180। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे 18, 1 यूनिट का वैल्यू 18, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 सते 26 से 8, 18 सते कितना हो जाएगा? 126, यानी गर्ल की संख्या 126 आ जाएगा। और बॉय की संख्या कितना आ जाएगा? इसमें 13 18 54, यानी 54, यानी बॉय की संख्या कितना हो गया? 54। अब क्वेश्चन में क्या करा है, कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है, यानी 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20/100, 1/5। यदि बॉय और गर्ल के बारे में बात कर लेते हैं, बॉय अगर यहाँ औसत वजन वेट का बात करें, यहाँ पे वेट में क्या कर रहा है, वेट के बारे में क्या कर रहा है कि लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। यदि लड़की का औसत वजन 5 यूनिट है तो लड़के का कितना हो जाएगा? 6 यूनिट, यानी 6x और 5x, यानी यह हो जाएगा उसका औसत वजन, यानी टोटल वजन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में लिख रहा है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 है, यानी टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल व्यक्ति कितना है? 180, एवरेज आ गया 53, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट का बात कीजिएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो टोटल वेट हो जाएगा 180 विद्यार्थी है और 53 का एवरेज है, यानी 180 की नहीं 53, इसका टोटल वेट हो जाएगा। टोटल वेट हम कैसे निकाल सकते हैं? लड़की का अलग अलग है, बॉय का अलग। देखिए लड़की की संख्या कितनी है? 126, और लड़की का औसत वजन कितना है? 5x, यानी 126 लड़की का बात करें, गर्ल प्लस बॉय, तो गर्ल का 126 लड़की है जिसका औसत वजन कितना आ जाएगा? 5x, यानी 126 मल्टीप्लाई 5x, लड़की का टोटल वजन आ जाएगा। लड़कों का संख्या कितना है? 54, लड़कों की संख्या 54 और इसका एवरेज आ गया 6x, बराबर कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई 53, यहाँ 53 मल्टीप्लाई 180, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 126 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 25 के 0 हासिल 3 5 10 3 13 के 3 हासिल 1 5 1 4, यानी 630 x प्लस कितना हो जाएगा? 6 4 के 24 के 4 हासिल 2 6 25 30 30 2 32, यानी 324 x बराबर कितना दिया गया है? 53 मल्टीप्लाई 180, जब इसको ऐड कीजिएगा यानी x बराबर ये दोनों ऐड होगा तो 4 3 2 5 और 3 6 3 9 954, x बराबर कितना दिया गया? 53 मल्टीप्लाई 180, और 180 आसानी से भी कट सकता है। 18 से काटिएगा तो ये 18 से कट जाएगा, कितना बचा? 18 18 25 90 5 मारते 90 18 18 54, यानी 3 मारते 53 मारते, यानी 53 से इसको काटिएगा कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 10, x का वैल्यू 10 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो लड़कों का औसत वजन कितना था? गर्ल यानी बॉय का औसत वजन कितना था? 6x, यानी 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 10, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा? बॉय और गर्ल पूछ रहा है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा? तो बॉय का औसत वजन कितना होगा? 60x, यानी 6 गुने x, यानी कितना हो जाएगा? 60 kg। करेक्ट आंसर होगा 6 गुने 10, यानी 60 kg इसका एवरेज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, यदि उसकी खर्च 30% बढ़ जाती तो वो और बचत 25% बढ़ जाता तो उसकी वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती? देखिए हमको क्या पता है, इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते तो सेविंग प्राप्त होता है, यानी आय में से खर्च को घटा देते तो बचत प्राप्त होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, कोई व्यक्ति 70 रुपया खर्च कर देता है तो सेव कितना करेगा? नॉर्मल सी बात है कि कोई व्यक्ति 70 रुपया खर्च कर देता है, उसका 100 रुपया इनकम था, इनकम मान लीजिए 100 रुपया था तो 70 रुपया खर्च कर देता है तो सेव कितना करेगा? 30 रुपया। अब कह रहा है यदि उसकी खर्च 30% बढ़ गया, पहले 70 रुपया खर्च करता था, अब उसका 70 में क्या हुआ? 30% का खर्च की वृद्धि हो गया, कितना? 30% का, 30% का वृद्धि होने का मतलब कितना हो गया? 70 का 30% निकालिएगा, 7 या 21, यानी 21 रुपया का वृद्धि हो गया, यानी 21, यानी पहले 70 रुपया एक्सपेंड खर्च करता था तो अब 21 रुपया ज्यादा, 7 8 9, यानी 91 रुपया क्या करेगा? खर्च करेगा। आगे क्या करा हुआ? बचत 25% बढ़ गया, पहले सेविंग 30 रुपया करता था, अब इसमें क्या हुआ? 25% का वृद्धि हो गया। 25% का मतलब कितना हो गया? 30 का अगर 25% निकालिएगा ये कितना आ जाएगा? 25 के 75 7.5, यानी 7.5 का क्या हो गया? उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी 30 में 7.5 ऐड कीजिएगा तो 37.5, यानी 37.5। अभी वह क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ n में से कोई संख्या n होगा, n में से किसको घटाएंगे कि 37.5 प्राप्त हो जाए, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना, ऐसे भी यहाँ पे देख लीजिए, n माइनस 91 बराबर कितना दिया गया? 37.5, यहाँ से n बराबर आप आसानी से लिख सकते हैं 37.5 प्लस 91, 91 यानी 0.5, 7 1 8 9 1 10 10 12, यानी 128.5, यानी इनका वैल्यू कितना? 28.5। पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 28.5, यानी कितना का वृद्धि हो गया? 28.5 का वृद्धि हो गया, यानी यही उसका क्या होगा? परसेंटेज वृद्धि। 100 में जितना का वृद्धि होता है वही क्या होता है? परसेंटेज वृद्धि, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालने पे अंतिम भाजक 174 है और भागफल 1 7 और 2 है। यदि दो संख्याओं का योग 11 से विभाज्य है तो शेष क्या होगा? दो संख्या का योग 11 से विभाजित होता है तो शेष क्या है? वह बची संख्या क्या है? तो देखिए
11 से डिवाइड करने के बाद उसमें क्या रिमाइंडर बचता है वो हमसे पूछ रहा है। आपको एक पता होना चाहिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं भाज्य, यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं भाजक, यहाँ पे लिखते हैं भागफल और यहाँ पे क्या लिखते हैं शेषफल, ठीक है। ये बात हम लोग को पता है, भागफल शेषफल का ये कंडीशन होता है। इस बात में हम भाज्य बराबर कैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर एक ही बात पर आ रही है, भाज्य बराबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी भाजक गुने भागफल, भाजक मल्टीप्लाई क्या होता है भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, प्लस क्या करते हैं शेषफल को ऐड कर लेते हैं। इसी कंडीशन को हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में क्या करा, अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक क्या देगा 174, यहाँ से हम वह भाज्य निकाल सकते हैं, वह जो कोई नंबर n है जिसको अंतिम बार में भाग करते 174 भाजक प्राप्त होता है। भागफल कितना मतलब वह संख्या आसानी से कट जाता है, आप देखिएगा तो वह संख्या जब 2 से भाग देते हैं तो अंतिम भाजक के भागफल क्या है 2, यानी 2 से काट देते हैं, 2 से भाग देते हैं, ठीक। तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 0, यानी अंतिम भाजक करने का मतलब रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी वह संख्या n अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वह संख्या कितना हो जाएगा, n बराबर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7 17 गुना 34 यानी 348, यानी ये संख्या क्या हो गया। अब दूसरी वाले n2 के लिए यही दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, n2 के लिए दूसरा नंबर पोजीशन दूसरी नंबर पे जाएंगे, ये संख्या बन जाएगा भाजक, यानी भाजक कितना हो जाएगा 348 भाजक, इसको कितना मरते देना है 7 मरते भाग देंगे, 7 मरते भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, वही रिमाइंडर जो प्राप्त हो रहा था पहले उसी को लास्ट में भाग दिए, यानी पहले रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 174, तभी तो लास्ट में हमने भाग दिया, यानी प्लस 174 रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 348 मल्टीप्लाई 7 प्लस 174, यानी हो जाएगा कितना 856 के 6 हासिल 5 7 चक 28 2 30 3 33 के 3 हासिल 3 7 या 21 21 या 3 24 2436 प्लस कितना हो जाएगा 174, ये ऐड कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा 6010 के 0 हासिल 1 7 3 10 11 के हासिल 1 4 5 5 1 6 यानी 2610, यानी n2 संख्या कितना प्राप्त हो गया 2610। अब n2 के बाद हमको कितना तीसरा पोजीशन पर जाना, यानी n3 निकालना होगा, यानी n3 के लिए क्या होगा, यही संख्या क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, कौन सा 2610 क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा आसानी से 2610 यहाँ पे भाजक बन जाएगा, ठीक है। 2610 भाजक और इसको कितना मरते लगाएंगे तो एक मरते लगाएंगे मल्टीप्लाई 1, अब प्लस रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त हो रहा था, देखिए रिमाइंडर पहला बार किए तो हमको रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 364, ये वाला रिमाइंडर प्राप्त हुआ। फिर अब यहाँ से ये संख्या जो प्राप्त हुआ, अब रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त हो रहा है 2610 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 2610, देखिए पहली संख्या की ये वाली संख्या के लिए रिमाइंडर को कितना प्राप्त हुआ 174 ना। अब ये 2610 ये संख्या को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 348 348, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है 348 को ऐड करना पड़ेगा, यानी जब 348 को ऐड कीजिएगा मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 2900 कितना 2958 92958 कितना 2958, यानी दोनों संख्या ये वाली संख्या हो गया लास्ट संख्या और ये संख्या, यानी दो संख्या पूछ रहा था तो दो संख्या निकल गया, ये n2 और n3, यानी संख्या कितना हो गया 2610 और एक संख्या कितना हो गया 2958 दोनों को ऐड कर दीजिए 2610 और 2958 को ऐड कीजिएगा, ये ऐड होकर कितना 5568 कितना 5568, और इसको हमको क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, क्योंकि 11 से विभाजन करने पे शेषफल क्या आएगा तो 11 से डिवाइड कीजिएगा 11 पचे 55 11 पचे 55 आसानी से कर गया 6 1 0 देखिए यहाँ पे 8 उतारेंगे 11 चक 66 66 बचेगा रिमाइंडर कितना, यानी शेष हमको क्या बचेगा 2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या किया एक कंडीशन से, यहाँ से एक बार और समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया n निकालने के लिए क्या किया, जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था 174 को हमने क्या किया किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, रिमाइंडर 0 था बस इसको ऐड कर दिया, ठीक। यहाँ से जो सॉल्व करके रिजल्ट आया वो रिजल्ट यहाँ पे हमने लिख दिया 348, ठीक। यहाँ n2 निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 348 को उठाया यहाँ पे रखे, इसको मल्टीप्लाई किससे किए 7 से, मल्टीप्लाई 7 से, रिमाइंडर ये वाली संख्या यहाँ से 174 वाली संख्या उठा के यहाँ पे रख दिया 174, ठीक। यहाँ से रिजल्ट हमको कितना आ गया, ये 2610 रिजल्ट आ गया, कितना 2610। अब n3 निकालने के लिए हमने क्या किया, 2610 को यहाँ पे रखे, 2610 को मल्टीप्लाई किससे किए 2 से, मल्टीप्लाई किससे किए 2 से। अब देखिए पहले ये वाला उठाए थे तो अब इसको उठाना पड़ेगा 348 को यहाँ पे ऐड कर देंगे 348 को, यानी n3 तक हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा कितना 2958 1958। अब ये जो संख्या n2 और n3 यही लास्ट की 2 डिजिट था, यानी दो संख्या निकल गया, यहाँ से दो संख्या निकल गया, यही क्वेश्चन करा इन दोनों संख्या के योग को क्या करना है 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, बस क्लियर है। ये हमने बताने के लिए इतना बड़ा फॉर्मेशन बताया था, जबकि ये क्वेश्चन इतना छोटा सा में ही आप लोग सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ क्या करा है दिए गए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसको उठाइए और ये इन दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना जाएगा एक्स की पावर 4, इसको हमने क्या किया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 से उठाएंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा माइनस एक्स, फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को उठाएंगे तो एक्स स्क्वायर को उठाइएगा तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अब यहाँ मल्टीप्लाई होता प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, अब देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस कितना आ जाएगा एक्स की पावर 6, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आसानी से।
आसानी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखिए ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमको कुछ कंफ्यूजन, हमको क्या चाहिए, पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ जब इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो पावर 6 तक पहुंच गए, यानी ऐसे ना करके हम क्या करते, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। क्यों दोनों को, देखिए आप एक बार सोचिए कि पावर हमको कितना चाहिए था, पावर 4 चाहिए था, जब इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो पावर हमको कितना आ गया, ज्यादा आ रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को देखिए, ये दोनों सेम चीज लिख रहा है तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर देते। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया 65, ठीक है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ देखिए ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से माइनस प्लस वाला कैंसिल, एक्स क्यू और एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4। यहाँ पे क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स की पावर 2। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया कितना, 585। इसका यहाँ से डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 65। जब इसको काटिएगा तो 9 से आसानी से कट जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आपको इस तरह से प्रश्न जब भी आए आप क्या कीजिए, इसको बड़ी वाली संख्या को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, यानी आपको ये कंडीशन अगर याद है तो आप सीधे करते कि 585 डिवाइड बाय कितना, 65 डिवाइड करते तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता, 9। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5,000 रुपए की राशि 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, आपको चैन रूल पता हो तो आप क्या पता करते हैं, 3:1। ये 3 क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, सिंपल CI माइनस SI होता है, ठीक है। CI माइनस SI होता है, ठीक। आप इस बात को किस तरह से लिखते हैं, देखिए पहले 5,000 रुपया दिया गया है, 5,000 दिया गया, इसका 8% कितना होगा, 5,000 का 8% निकालिएगा तो 8 × 40 यानी 400 रुपया, यानी 400 रुपया होगा पहला। फिर इस 400 का हमको क्या करना होगा, 8% निकालना होगा। 400 का 8% निकाले, 8 चौक 32 यानी 32 आ गया। और 32 का भी क्या करना होगा, 8% निकालेंगे। 32 का 8% निकालेगा, ये कितना हो जाएगा, 8 × 16 की 6 हासिल, 1 8 24 से 25 यानी 2.56, कितना आ गया, 2.56। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर का ये वाला जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे आप आसानी से क्या पुटअप कर सकते हैं, देखिए 3 की जगह पे कितना, ये पहला कंडीशन प्रिंसिपल, पहला में यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई होता है, किससे, 400 से, 400 से, ठीक। ये सेकंड वाले में कितना, 32 से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड वाले में कितना से होगा, 2.56 से, यानी 32 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 3 3 96 प्लस कितना, 2.5 यानी 96.2, ये हो जाएगा 6 2 8 9 7 1 8 68.5 यानी 98.5। इसका क्या होगा, निकटतम चाहिए, यानी 99% के रूप में, यानी करेक्ट डिफरेंस कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब कहिएगा कि ये वाला बात आप कहाँ से लिख दी थी, ये रूल हमने चैन रूल से लिखा। चैन रूल क्या करता है कि देखिए पहला वर्ष, सेकंड वर्ष और ये होता है थर्ड वर्ष, ठीक है। ये पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया होगा, और देखिए दूसरा वर्ष क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, ठीक, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, इस 400 पे अगर इंटरेस्ट लगाइएगा 8% तो ये कितना आ जाएगा, 32। तीसरा वर्ष देखिए या प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा 400, और ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इस 400 पे लगेगा तो 32, इस 400 पे लगेगा तो 32, और इस 32 पे लगेगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी ये आ जाएगा कितना, 2.5। यानी ये जो होता है ऊपर वाला, ये होता है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट SI, नीचे वाले जितना बचते हैं ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड डिफरेंस, ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंस, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहलाता है। यानी हमने क्या किया, इसको प्रिंसिपल को अलग कर दिया, और ये 3:1 यानी 1 2 3 3:1 का रेशियो लगा के यहाँ से हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर से निकाल दिए। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो एक फार्मूला भी होता है, उसके सहारे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिया गया ये, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको कंडीशन के साथ फार्मूला भी पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, अगर फार्मूला पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही रह जाओगे। देखिए a स्क्वायर दिया गया प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर कितना, तो 1/2 हाफ इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, क्या होता है, b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, बस ये होता है इसका फार्मूला। अगर ये फार्मूला पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। यानी ये हमसे पूछ रहा है, यानी 1/2 लिख सकते हैं इंटू a माइनस b करने का, इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस b में से, यानी 222 में से 221 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना करा, b माइनस c, 221 में से 220 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 221 में से 220 को घटाइएगा कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस c कितना, 220 और यहाँ कितना 222, यानी इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, यानी ऊपर रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1 1 4 4 5 1 6 यानी 6, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, क्या चीज निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या होगा, एचसीएफ।
यानी 10, 20 और 55 का एलसीएम कितना होता है तो 220, कितना हो जाएगा 220। और 21 7 गुने 3 21 होता है, 7 9 63 9 होता है, 7 8 56, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी यहाँ का एचसीएफ निकालिएगा तो 7 आ जाएगा, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 220/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा की दिया हुआ क्या है, लिख रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक दिया गया 78। यदि 5 उच्चतम अंक हटा दिए जाए तो औसत 2 अंक कम हो जाता है। शेष 5 छात्रों का औसत अंक क्या कीजिए। देखिए टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया 78, यानी 50 मल्टीप्लाई 78 करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा, यानी 3900 इस टोटल 50 व्यक्ति का सम है। ठीक है। यदि 5 उच्चतम अंक को हटा दें, यानी पहले व्यक्ति 50 थे, अब 5 व्यक्ति को हटा देंगे, तब व्यक्ति की संख्या कितना आ जाएगा 45। और एवरेज में क्या कर रहा है 2 अंक कम हो जाता है, पहले एवरेज 78 था, अब 2 की कमी होने के कारण एवरेज कितना हो गया 76, यानी 45 मल्टीप्लाई 76 कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 3420, कितना 3420 रुपया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा कितना 480। 480 या 480 क्या होगा, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 480, यानी 5 छात्र द्वारा टोटल अंक कितना प्राप्त किया 480। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 480 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड 5 9 45, 45 यानी 40 5 3 8 3 6 25 30 यानी 96 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बी